हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरी लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो देख लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है लिविंग वर्ल्ड के पीवाईक्यू पे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इस क्वेश्चन में हमें लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बताना है जो ओनली लिविंग थिंग में मिले, है ना। आप कह सकते हैं लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर बताना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बॉडी से बाहर परफॉर्म कराई जाती हैं। तो ये लिविंग रिएक्शन तो होती हैं बट ये लिविंग थिंग नहीं होती, सो ये लिविंग का कैरेक्टर भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म लिविंग का कैरेक्टर है, बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि आउटसाइड कराई जा रही है, इन विट्रो जो होती हैं, वो लिविंग का कैरेक्टर नहीं होती हैं। सो ये जो हमारा ऑप्शन है ये होगा गलत। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। अब ये क्या कह रहा है कि मास में जो ग्रोथ होता है, इंक्रीजमेंट होता है, वो ओनली इनसाइड होता है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि मास में इंक्रीजमेंट एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल वगैरह के एक्यूमुलेट होने से भी हो जाता है। मीन्स ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ओनली लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है, लेकिन जो मास में जो ग्रोथ होता है वो लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, परसेप्शंस ऑफ इवेंट हैपनिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें इवेंट्स होती हैं उनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेंस कर पाते हैं, उनकी मेमोरी बना पाते हैं। ठीक है, और इसी कैरेक्टर को, इसी एबिलिटी को तो कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्शियसनेस लिविंग का क्या होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। सो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम लास्ट स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल इंटरनली। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मास, जब भी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होगा तो जो मास में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों देखने को मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। कभी भी अगर सरफेस में कोई मटेरियल आके जमा हो रहा है, जैसे माउंटेन के ऊपर आके धूल डस्ट वगैरह जमा हो रहे हैं, तो उनकी केवल सरफेस पे ही जमा होंगे। वो ग्रोथ केवल सरफेस का ही ग्रोथ है, उनके इंटरनल पार्ट्स में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये इस क्वेश्चन में बताना था कि लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या है। तो लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में बताया गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको नॉन लिविंग थिंग से हम ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं, कौन सी एबिलिटी है जिनकी बेसिस पे अलग कर सकते हैं लिविंग और
नॉन लिविंग को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। यहाँ पे इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट तक तो ठीक था ये स्टेटमेंट, बट यहाँ पे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन दे रखा है, जबकि हम लोग प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के बारे में तो लिविंग वर्ल्ड में बात ही नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल भी नहीं होते, तो ये कैरेक्टर भी लिविंग को डिफाइन करने के लिए सही नहीं है। उसके बाद हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, तो ग्रोथ तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही शो करते हैं। जब और मूवमेंट जो है, मूवमेंट तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मूवमेंट करते ही नहीं है। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सनेस टू टच। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, सही है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अगर कोई टच करे तो वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, उनमें क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। तो इसमें यही कैरेक्टर पूछा था कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसा कौन सी एबिलिटी है जिसकी बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकते हैं। तो वो कौन सा कैरेक्टर है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच मीन्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वैसे तो कई लोग सेलुलर और लेवल लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सेल से ही तो स्टार्ट होता है, लेकिन सेल भी तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना ना, सेल डायरेक्ट थोड़ी बन गया है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टिंग लेवल है वो है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो आपका आंसर क्या होगा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, जब बहुत सारे सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एटम्स, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर उनसे फिर सेल्स बनती है, सेल्स से फिर टिश्यू, देन टिश्यू से फिर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाके होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम बताना है, और जो नेम किसने दिया था, उसको डिस्क्राइब किया था कैरोलस लीनियस ने, है ना। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर रूल्स है ना, उसको फॉलो करते हुए उसके नेम को सेलेक्ट करना है। इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका, उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला जो नेम होता है, पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है उसका जेनरिक नेम, और दूसरा वाला जो नेम होता है वो होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, उसकी स्पीसीज का नेम। और उस रूल में ये बताया गया है कि जो जेनेरिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जबकि उसकी स्पीसीज के नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। और अगर आप उसके साइंटिफिक नेम में उसके नेम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो उसको आपको एप्रोप्रिएट मैनर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको संक्षिप्त फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आप ये नहीं कि पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंगीफेरा जो कि उसका जेनरिक नेम है और इंडिका उसकी स्पीसीज का नेम है मैंगो की। तो यहाँ पे जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, सही है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज नेम में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है। सो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में दिया है मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंगीफेरा में पहला वाला जो नेम है उसका कैपिटल लेटर है, ठीक है,
दूसरे वाले में स्मॉल स्मॉल लेटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस साइंटिस्ट के पूरे नाम को लिख दिया गया है। सो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें तो संक्षिप्त नेम लिखना है ना। सो ये गलत हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है कि मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पे जो इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर रूल है उसके सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम में कैपिटल लेटर यूज किया गया है, सेकेंड नेम में स्मॉल लेटर यूज किया गया है, और साइंटिस्ट के नाम को भी एब्रोविएटेड मैनर में लिखा गया है। सो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन को भी देख लीजिए, यहाँ पे ओनली मैंगीफेरा इंडिका दिया है, जबकि मैंगो का अगर आप करेक्ट साइंटिफिक नेम देखोगे तो उसमें साइंटिस्ट का नाम भी अगर आ जाता है तो वो मोर देन करेक्ट होगा। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, बट उससे भी करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मैंगीफेरा इंडिका लिन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ICBN के अगेंस्ट है, उसके रूल्स के अगेंस्ट है। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर हमें किसी भी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है, उसका नाम रखना है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है, तो हम उसको कौन सी बुक की सहायता से लिखेंगे, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल बुक बनाई गई है, उस बुक को कहते हैं ICBN। उसमें कुछ रूल दिए गए हैं, उसी रूल को फॉलो करके अगर हम कोई नया प्लांट डिस्कवर करते हैं तो उसके बारे में उसी बुक के रूल्स को फॉलो करके लिखेंगे। ठीक है, तो ICBN का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा लेक्चर में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। इसमें कहा है कि अगर साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन किया जाए, हाथ से लिखा जाए, तो अंडरलाइन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ICBN में ऐसा बताया गया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा है एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमें पता है कि किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज की जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है जेनरिक नेम और दूसरा नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा उसका जेनरिक नेम था, इंडिका उसका स्पेसिफिक एपिथेट था। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि साइंटिस्ट का जो नाम होता है उसको लैटिन में लिखा जाता है और बाद में उसको इटलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, लैटिन में होते हैं और उनको इटलाइज्ड किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। तो अभी मैंने बताया कि जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक जो नेम है, स्पीसीज का जो नेम है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे दोनों के लिए बोला है, दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, तो ये जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनमें कौन सा यहाँ पे दिया गया जो रूल है वो गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड। तो हाँ, ये ICB जो इंटरनेशनल रूल्स है नोमेनक्लेचर का, तो ये वाला जो रूल्स यहाँ पे दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोला है कि नेम्स जो होते हैं उनको लैटिन में लिखा जाता है और उनको इटलाइज्ड किया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन। अभी मैंने बताया था कभी भी अगर साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तो उस नेम के नीचे में हमें अंडरलाइन करना होता है। ये इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर का रूल है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बायोलॉजिकल नेम जो नेम्स होती हैं कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पे ये जो टर्म इसने लिख दिया ना एनी लैंग्वेज, ये यहाँ पे गलत हो गया। कभी भी बायोलॉजिकल नेम को किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसके लिए एक परफेक्ट फिक्स लैंग्वेज है। वो क्या है कि उसको लैटिन में लिखा जाता है और बाद में इटलाइज्ड किया जाता है, और यहाँ पे एनी लैंग्वेज लिखा है। तो हमारा आंसर ही होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर रूल्स के खिलाफ है, ये उसका रूल नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम represents the genus name and second name is represent specific epithet। बायोलॉजिकल नेम या इस साइंटिफिक नेम का जो पहला नेम होता है वो जीनस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और हमें इस क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट ही छांटना था। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो हमारा सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहता है ICBN स्टैंड फॉर। यहाँ पे ICBN का फुल फॉर्म पूछा है। तो अभी मैंने बताया ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। यहाँ पे बायोसिस्टमैटिक्स का क्या एम है, उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बायोसिस्टमैटिक्स में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, और उस ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या है, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है अंडर बायोसिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, क्योंकि बायोसिस्टमैटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे तो नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। तो ये स्टेटमेंट भी बायोसिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर phylogeny on the totally of various parameter from all field of studies। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये बायोसिस्टमैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो उस क्लासिफिकेशन का आधार किसको मानते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, कि उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और वो इवोल्यूशनरी दृष्टि से और कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे वो क्या रखता है, रिलेशन रखता है, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप रखता है। इन चीज़ों के आधार पे बायोसिस्टमैटिक्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखा, तो सिंपल सा है, बेंथम एंड हुकर ने, डायरेक्टली याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। लीनियस को किस चीज़ का क्रेडिट मिला है, तो उन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, है ना। इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, ये किसने बताया था, लीनियस ने बताया था।
और इस सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। सो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या पूछा है, लीनियस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड। लीनियस ने जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम इवॉल्व किया था उसे क्या कहते हैं, सिंपली उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक टर्म से किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो न्यू सिस्टमैटिक टर्म जूलियन हक्सले ने दिया था, इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फैमिली म्यूसिडी से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली क्या है, म्यूसिडी है। तो हमारा आंसर होगा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है वो होती है म्यूसिडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन यूजिंग ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, और इन कॉलम में हमें हाउस फ्लाई जो होती है उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है, फैमिली क्या होती है, म्यूसिडी। तो हाउस फ्लाई की फैमिली हो गई म्यूसिडी। हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। और हाउस फ्लाई कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो हाउस फ्लाई का क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, वो रहने के लिए तो एक इंसेक्ट है। और किस फाइलम से बिलोंग करती है, तो हाउस फ्लाई जो होती है उसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सो फैमिली हो जाएगी म्यूसिडी, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ए का क्या होना चाहिए, 3, ए का 3, और बी का क्या होना चाहिए, 1, और सी का क्या होना चाहिए, 4, एंड डी का होना चाहिए सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट लेवल ऑफ देयर। तो यहाँ पे पूछा है कि टोमेटो एंड पोटैटो में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि कॉमन है। तो वैसे तो इनमें आंसर में अगर मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर देखें तो इनकी जीनस में होना चाहिए, बट चूँकि ये दोनों टोमेटो एंड पोटैटो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा फैमिली, इन दोनों में कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है और इन तीनों कंडीशन किस पे लागू हो रहे हैं ये हमें बताना है, किस ऑप्शन पे सही बैठ रहे हैं। पहला तो ये बताना है कि यहाँ पे किसका साइंटिफिक नेम करेक्ट लिखा गया है। दूसरा ये बताना है कि किसका नाम इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग लिया गया है और किसको करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है, हाउस फ्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे मस्का डोमेस्टिका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम तो ठीक लिखा है इसने, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, बट यहाँ पे इसने लिख दिया है कि जो मस्का डोमेस्टिका है उसका कॉमन नेम होता है हाउस लेजार्ड, जबकि हाउस लेजार्ड नहीं होता है, हाउस फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई होता है। तो यहाँ पे लेजार्ड की वजह से गलत हो गया, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या होता है, एक प्रोटोजोअन पैथोजन होता है जो कि मोस्ट सीवियर टाइप का मलेरिया कॉज करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी सही लिखा है और इसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं। फेलिस टिग्रिस, और इसके बारे में क्या बताया कि ये एक इंडियन टाइगर है, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे बताया कि फेलिस टिग्रिस एक इंडियन टाइगर है जिसको कि गिर फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे ये जो इसका नेम है ये गलत दिया गया है, फेलिस टिग्रिस नहीं होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है। ठीक है, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, यहाँ पे फेलिस टिग्रिस दिया है, तो ये नेम यहाँ पे गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ई कोलाई। ई कोलाई का फुल नेम यहाँ पे दिया है एंट एमीबा कोलाई, जबकि आपको पता है ई कोलाई का फुल नेम होता है इस्चीरिचिया कोलाई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा जो कि पूरी तरीके से सही है, साइंटिफिक नेम भी सही है और उसका डिस्क्रिप्शन भी सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। यहाँ पे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं जिनको उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरी से करेक्टली मिलाया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइगर, और टाइगर जो है यहाँ पे इसकी स्पीसीज का नेम है टिग्रिस। तो अभी मैंने बताया कि टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें पैंथेरा उसका जेनरिक नेम होता है और स्पीसीज नेम होती है टिग्रिस। तो यहाँ पे स्पीसीज, यहाँ पे बताया टाइगर जो होता है, टाइगर का स्पीसीज नेम होता है टिग्रिस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि जो कटल फिश है, कटल फिश मोलस्का क्लास से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मोलस्का एक फाइलम होता है, ना कि क्लास, तो ये जो है वो गलत मैच है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया है ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, ह्यूमन जो है वो प्राइमेटा फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेटा होता है, ना कि फैमिली। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर से बिलोंग करती है, जबकि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है, डिप्टेरा होता है। मस्का तो उसका क्या है, जीनस है ना। तो उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है की। तो की क्या होता है, की एक तरह की बुक है और इस बुक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और इन कैरेक्टर्स की हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो की क्या होती है, ए बुकलेट कंटेन ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। ठीक है, तो ये बहुत सारे वेरियस जो टैक्सा हैं उनकी पहचान के लिए यूज की जाती है। तो की का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो प्लांट और एनिमल हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनके प्रिजर्व कलेक्शन रखे जाते हैं। तो सी का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो कैटलॉग का है। इसमें क्या होता है, किसी भी स्पीसीज जो एक एरिया में मिलता है उनकी क्या होती है, उनका डिस्क्रिप्शन होता है, उनका डिटेल होता है, जो एक एरिया में जो भी स्पीसीज मिलती है। तो ये इसके बारे में हमें जिस बुक से पता चलता है उस बुक को कहते हैं कैटलॉग। सो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ। हर्बेरियम शीट जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हर्बेरियम शीट में नहीं दी जाती। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हो तो उसमें डेट ऑफ कलेक्शन,
प्लेस का, जिस प्लेस से हम उसको कलेक्ट किए उस प्लेस का नाम लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, साइंटिफिक नेम, और वो जो प्लांट है वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है उसका भी नेम होता है, तो उसका लोकल नेम भी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कभी भी प्लांट की हाइट, कलर और भी जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन तो होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम भी होता है, बट हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि डज नॉट, है ना, जो लेबल नहीं होता है वो बताना है हमें। तो हमारा आंसर होगा हाइट ऑफ प्लांट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे बताया कि म्यूजियम जो होता है वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल का फोटोग्राफ रखते हैं। तो क्या फोटोग्राफी रखते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनका प्रिजर्व कलेक्शन होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो ये बिल्कुल सही है कि एक टैक्सोनॉमिक एड है जिसके द्वारा जो स्पेसिमेन है उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हर्बेरियम में प्लांट्स के ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड स्पेसिमेन रखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बोटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है फॉर रेफरेंस। उसके बाद जो हमारा अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटनिकल गार्डन इज दैट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बोटनिकल गार्डन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। तो ये तो नॉर्मल सा फंक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन पूछा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर। तो ये ऑप्शन भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो अगर हम बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं तो हमें अच्छे अच्छे सीड अवेलेबल हो जाएंगे जिससे हम उन सीड का जर्म प्लाज्म बना सकते हैं, और ये एक तरह का ex-situ कंजर्वेशन है, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम उनके जीन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। सो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।